Welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 30 जनवरी. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो भी न्यूज़ एनालिसिस हम कवर कर रहे हैं उसको एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछा जा सकता है. तो ये 2013 में ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में. क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, its objective is to provide free and competent legal services to the weaker section of the society on the basis of equal opportunity. Second, it issues guidelines for the state legal services authorities to implement the legal programs and schemes throughout the country. Which of the statements given above are correct? A, one only, B, two only, C, both one and two, और D, neither one nor two. इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है. अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो आज के लेक्चर के बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. और लेक्चर सुनने के बाद भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, सो दैट आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये टॉपिक लंबे समय तक रह पाएगा. अब एक क्योट देख लेते हैं जो कि हमें मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगी. इसको आप एसे में, एथिक्स में या फिर कहीं भी अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं. क्योट क्या है हमारे पास? द ओवरवेलमिंग पब्लिक सेंटिमेंट इन इंडिया वॉज दैट no meaningful dialogue can be held with Pakistan until it abandons the use of terrorism as an instrument of its foreign policy. हिंदी में देख लेते हैं. भारत में भारी जन भावना यह थी कि पाकिस्तान के साथ तब तक कोई सार्थक बातचीत नहीं हो सकती जब तक कि वह आतंकवाद को अपने विदेश नीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना बंद नहीं कर देता. किसकी क्योट है ये? अटल बिहारी वाजपेयी जी की. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान के रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, कोई ऐसे आता है ऐसा जहाँ फॉरेन रिलेशंस पे बात की जाए, तो आप इस क्योट को यूज़ कर सकते हैं. तो आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें. आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये पब्लिश हुआ है 2020 टू 21 वाला. इसमें ये कहा गया है कि 2019 से 20 वाले फिगर्स जो थे उनके कंपैरिजन में ये स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट 7.5% इंक्रीज हुआ है इन हायर स्टडीज़. ऐसा कौन कह रहा है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन. कौन रिलीज करता है इसको? यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री. तो आपको ये ध्यान रखना है. क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन को कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम चेंज किया गया था. पहले इसका नाम कुछ और था. आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है इसका पुराना नाम क्या था. तो इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020 टू 21 इसमें 7.5% इंक्रीज देखा गया है स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट में. और अब टोटल एनरोलमेंट हमारी कंट्री में पहुंच चुके हैं 4.13 करोड़ तक. 7% राइज डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स में भी देखा गया है. और देखो आपको एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रखने हैं. एग्जैक्ट फिगर कोई याद नहीं रख सकता. आपको जस्ट ट्रेंड याद होने चाहिए कि वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में भी राइज देखा गया है 7% का. शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ है. शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टूडेंट्स का भी एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है. ओबीसी में के भी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स. और ओबीसी के स्टूडेंट्स में 2014-15 से लेके अब तक एक नोटेबल इंक्रीज नोट किया गया है. ये आपको ध्यान रखना है. अब कहाँ डिक्रीज हुआ है? कुछ ऐसे भी एरियाज है जहाँ डिक्रीज हुआ है. मुस्लिम स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट कम हुआ है, मतलब ड्रॉप हुआ है. पहले 2019 से 20 में 5.5% था, अब हो गया 4.6. तो इनका कम हुआ है मुस्लिम स्टूडेंट्स का. आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स का भी प्रोपोर्शन बढ़ा है इन हायर स्टडीज़, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगी गलत. और जो अदर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं इनका प्रोपोर्शन भी 2.3 से 2 तक ड्रॉप किया है. ये आपको ध्यान रखना है. जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स थे उनकी कैटेगरी में भी एक डिक्रीज देखा गया है, उनमें भी ड्रॉप आया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. फीमेल एनरोलमेंट की हम बात करें तो फीमेल एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू
प्रीवियस ईयर में 45% था और अब आया 49%। देखिए, हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हायर एजुकेशन में भी अंडर ग्रेजुएट लेवल होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल होता है, फिर पीएचडी लेवल होता है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनरोलमेंट देखा गया है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जो कि टोटल एनरोलमेंट्स के 78.9% को अकाउंट करता है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज में हुआ है और उसके बाद लास्ट में पीएचडी लेवल्स पे हुआ है। जो टोटल अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट्स हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा एडमिशन्स कहाँ देखे गए हैं? बीए में, बैचलर ऑफ आर्ट्स में। उसके बाद देखे गए हैं बैचलर ऑफ साइंस में, जहाँ वीमेन ने मैन को आउट नंबर किया है, मतलब वीमेन का प्रोपोर्शन मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। फीमेल एजुकेशन इंक्रीज हो रही है हमारी कंट्री में। पीएचडी कोर्सेज की बात करें तो पीएचडी लेवल पे सबसे पॉपुलर कोर्स रहा है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद सेकंड नंबर पे रहा है साइंस, और वीमेन यहाँ मेन से पीछे रह गई हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में इनका प्रोपोर्शन था 33.3%, मतलब 1/3, और साइंस में रहा है हाफ से थोड़ा सा कम, 50% से थोड़ा सा कम, ऑलमोस्ट 49%। ओवरऑल स्टेम एनरोलमेंट्स की बात करें, स्टेम का मतलब क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। स्टेम एनरोलमेंट्स की ओवरऑल हम जब बात करते हैं तो वीमेन जो है वो मैन से पीछे चल रही हैं। मैन 56% एनरोलमेंट को कवर कर रहे हैं और वीमेन का कितना हो जाएगा प्रोपोर्शन? 44%। तो ओवरऑल स्टेम में अभी भी मेन आर आउटनंबरिंग वीमेन। 2020 से 21 के बीच में यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ गई हैं, 70 यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हो गई हमारी कंट्री में। नंबर ऑफ कॉलेजेस भी बढ़ गया, ऑलमोस्ट 1500 कॉलेजेस 2021 तक इंक्रीज हो गए हैं। तो इस सर्वे की आपको ट्रेंड्स याद रखने की क्या ट्रेंड चल रहे हैं। इस सर्वे में ये भी फाउंड किया गया है कि नंबर ऑफ टीचर्स भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन अभी भी एससी और एसटी टीचर्स जो हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो 56.2% टीचर्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 32.2% ओबीसी से, 9.1 एससी से और 2.5 एसटी कैटेगरी से, 5.6% टीचर्स मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं और 8.8 अदर माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं। तो आपको देखो सारे फिगर्स याद नहीं रखने हैं, एक जस्ट आपको ट्रेंड याद रखना है कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो 75 वीमेन टीचर्स हैं फॉर एवरी 100 मेल वंस, मतलब कि अगर कहीं 4 मेल टीचर्स हैं उनके ऊपर 3 फीमेल टीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगी अक्रॉस ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री। टीचर प्यूपिल रेशियो 27 है सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए, और जो रेगुलर मोड वाले कॉलेजेस हैं वहाँ ये रेशियो 24 है, मतलब 24 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर अवेलेबल है। ये बेस्ट टीचर प्यूपिल रेशियो कहाँ देखा गया है? तमिलनाडु और केरला में। ये इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट टीचर रेशियो कहाँ है? तमिलनाडु एंड केरला में। तो देखिए, आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आया है, ट्रेंड्स आपको समझ में आए हैं, मैंने ईजी वे में बताने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा सा स्टेम के बारे में देख लेते हैं। स्टेम क्या है? स्टेम ये जो एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म जो है, इसको फर्स्ट टाइम 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसे? यूएस की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने। इस ऑर्गेनाइजेशन को पहले क्या कहा जाता? स्मैट, मतलब स्टेम की जगह इसको बोला जाता था स्मैट। जहाँ मतलब स्मैट का मतलब क्या था? ऐसी कैरियर फील्ड्स या फिर ऐसे डिसिप्लिन्स या फिर ऐसा करिकुलम जिसमें कि नॉलेज और उन नॉलेज से रिलेटेड उनसे जो भी फील्ड निकलती है वहाँ जो भी स्किल्स यूज़ की जाती है उनको इंटीग्रेट किया जाए। मतलब आप नॉलेज को और उस नॉलेज के बेसिस पे जो भी स्किल्स होती हैं उनको इंटीग्रेट करके आप पढ़ाएंगे, उसको स्मैट बोला जा रहा था। ये एक ऐसा करिकुलम था जो कि स्टूडेंट्स को 4 स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स में एजुकेट करने की बात करता था। कौन कौन से? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जहाँ एक इंटरडिसिप्लिनरी और अप्लाइड अप्रोच की बात की गई थी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? चारों डिसिप्लिन्स को आपको एक साथ जोड़ के इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाना है। अप्लाइड अप्रोच का मतलब कि आप डेली लाइफ में उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्रोच आपको रखनी है। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स निकलते हैं। इसलिए स्टेम की जो ग्रोथ है हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों में काफ़ी सिग्निफिकेंटली देखी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A भी यही कहता है कि हर सिटीज़न की ये ड्यूटी है कि वो अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करे, ह्यूमनिज्म मतलब मानवता को डेवलप करे और अपने अंदर एक
इंक्वायरी और रिफॉर्म का स्पिरिट रखे। इस स्टेम का सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? एक रोबस्ट स्टेम एजुकेशन क्या करेगी? क्रिटिकल थिंकर्स को क्रिएट करेगी, हमारे सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर्स को क्रिएट करेगी और नेक्स्ट जनरेशन के इनोवेटर्स भी इसके थ्रू निकल पाएंगे। नेशनल साइंस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग ये प्रिडिक्ट किया गया है कि अगले डिकेड में 80% ऑफ जॉब्स जो भी होंगी वो किसी ना किसी मैथ या फिर साइंस स्किल्स के बेस पे होंगी। मतलब वहाँ लोगों को जॉब लेने के लिए मैथ या साइंस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो ये स्टेम के बारे में था। आपको हर चीज़ का थोड़ा सा बैकग्राउंड पता जरूर होना चाहिए सो दैट कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की है कि जो भी मिसिंग चिल्ड्रन हैं उनको ट्रेस करने के लिए हर पुलिस स्टेशन में पैरा लीगल वॉलंटियर्स को एंगेज किया जाए। ठीक है, पूरा इशू समझते हैं क्या है, पूरा आर्टिकल में क्या कहा गया है। सबसे पहले आपको पैरा लीगल का मतलब पता होना चाहिए। पैरा लीगल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको लीगल मैटर्स की नॉलेज है लेकिन वो एक लॉयर नहीं है। मतलब वो लॉयर नहीं है लेकिन उसे लीगल मैटर्स की एक पूरी नॉलेज है, वो लीगल मैटर्स में एक ट्रेंड पर्सन है, उसको पैरा लीगल कहेंगे। क्या दिया गया है? जो हाई कोर्ट है, दिल्ली का हाई कोर्ट है, वहाँ दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को ये कहा गया है कि वो पुलिस स्टेशन पे पैरा लीगल वॉलंटियर्स को एंगेज करे सो दैट कि जो भी मिसिंग चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रन के खिलाफ जो भी ऑफेंसेस किए जाते हैं उनके साथ उन केसेस को इजीली सॉल्व किया जा सके, उन केसेस को सॉल्व करने में लोगों की हेल्प की जा सके। इसके लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स को एंगेज करने की बात हाई कोर्ट ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कही है। और क्या होगा इससे कि जो जे एक्ट है हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके अंडर जुवेनाइल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को भी एक स्ट्रीमलाइन किया जा सकेगा। मतलब इसकी भी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर वे से की जा सकेगी। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है? दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक तो देखो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बात आई है तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं नालसा क्या है। नालसा को 1995 में फाउंड किया गया था अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। तो अगर देखो एक्ट के अंडर इसको फाउंड किया गया है दैट मीन्स ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाता है। इसका काम क्या था कि जो भी लीगल एड के प्रोग्राम्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर और रिव्यू करना। मतलब जो भी प्रोग्राम्स किसी को लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए लाए गए हैं वो कितने इफेक्टिव वे से काम कर रहे हैं उसको मॉनिटर करने का काम किसको दिया गया था? नालसा को। और इसका ये काम भी था कि लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए रूल्स और प्रिंसिपल्स भी यही बनाएगा। इसका काम ये भी था कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को फंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उनको ग्रांट्स भी यही देगा, एनपीओज की हेल्प भी यही करेगा कि सो दैट लीगल एड सिस्टम्स को एग्जीक्यूट किया जा सके और कोई भी इनिशिएटिव अगर लीगल एड से रिलेटेड है उनको भी इजीली एग्जीक्यूट किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A जो है वो क्या कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि जो लीगल सिस्टम है वो कुछ इस टाइप से हो कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, जस्टिस को प्रमोट करे, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाए, सुटेबल लेजिस्लेशन लाके या फिर कोई स्कीम लाके सो दैट जो ये जस्टिस को सिक्योर करने की अपॉर्चुनिटी है किसी भी पर्सन को डिनाई ना कर, मतलब किसी भी पर्सन को जस्टिस केवल उसकी इकोनॉमिक डिसेबिलिटी या फिर किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से ना मिले, ये प्रोवाइड करवाने की बात हमारे आर्टिकल 39A में कही जाती है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हमारा आर्टिकल 39A ये कहता है कि सभी को जस्टिस मिलने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इसको देखने का काम स्टेट का है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाने का काम स्टेट का है और ये देखना कि इकोनॉमिक या फिर किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से उसके बेसिस पे किसी भी सिटीजन को जस्टिस मिलने में कोई दिक्कत ना आए, जस्टिस की अपॉर्चुनिटी जो है वो उससे ना छिन जाए, ये देखने का काम हमारी स्टेट का है। आर्टिकल 14 और 22 का फर्स्ट जो है वो क्या कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है स्टेट पे कि वो इक्वालिटी बिफोर लॉ को इम्प्लीमेंट करे, ऐसा आर्टिकल 14 कहता है। 22(1) क्या कहता है कि सभी को
जस्टिस मिलने की, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का काम किसका है? स्टेट का। एक लीगल सिस्टम बनाए जिससे कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जस्टिस सिक्योर करने की। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को लाने के? सो दैट फ्री लीगल एड और एडवाइस प्रोवाइड करवाई जा सके, लोगों में लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड किया जा सके, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जा सके, डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके थ्रू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स। कौन कौन से मैकेनिज्म हो सकते हैं एडीआर में? एडीआर में हो सकता है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट, जिसमें क्या आ जाएंगे? ऐसे सेटलमेंट जो कि लोक अदालत के थ्रू किए जाते हैं, या फिर मीडिएशन। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, ये सभी क्या है? एडीआर के मैकेनिज्म्स हैं। और किस लिए बनाया गया था? सो दैट जो भी विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा सके। जो लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, कौन कौन से हैं? नेशनल लेवल पे हो जाएगा नालसा, जिसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसको जो हेड करेंगे वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पे होगा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसको हेड करेंगे उस स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो इसके पैटर्न इन चीफ हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होगी, इसको हेड करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज। तालुका या फिर सब डिवीजन लेवल पे होंगे तालुका सब डिविजनल लीगल सर्विसेज कमेटी, इसको हेड करेंगे सीनियर सिविल जज। हाई कोर्ट में होगी हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। तो ये वेरियस लेवल्स पे कमिटीज बनाई गई हैं। कौन कौन एलिजिबल है जिनको फ्री लीगल सर्विसेज मिल सकती है? सबसे पहले वीमेन एंड चिल्ड्रन। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है प्रीलिम्स में, कि कौन कौन एलिजिबल है फॉर फ्री लीगल सर्विसेज? विमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर्स ऑफ एससी एसटी, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक या फिर इंडस्ट्रियल डिजास्टर के जो भी विक्टिम्स हैं वो सभी, डिसेबल्ड पर्सन, पर्संस इन कस्टडी, या फिर ऐसे पर्संस जिनकी एनुअल इनकम जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो इनकम बताई है उससे कम हो, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस पहुंच गया है तो वहां जो इनकम कंसीडर की जाएगी वो कंसीडर की जाएगी कि अगर जिसकी इनकम 5 लाख से कम है तो ऐसे पर्सन्स भी फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और लास्ट कौन एलिजिबल हो जाएगा? जो ह्यूमन बींग्स ट्रैफिकिंग में फंसे हुए हैं उनके विक्टिम्स है, या फिर जो बेगार के विक्टिम्स है, ये सभी फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स कौन कौन से लाए गए हैं? एक लीगल सर्विस मोबाइल ऐप लाया गया है सो दैट सभी को जस्टिस इक्विटेबल तरीके से मिल पाए। नालसा ने ही इसको लॉन्च किया है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे इसको लॉन्च किया गया है सो दैट कॉमन सिटीजन्स भी लीगल एड इजीली ले पाए। दिशा स्कीम लाई गई है, दिशा स्कीम लाई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उसने एक सिस्टमैटिक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन लाया है सो दैट पैन इंडिया लेवल पे जस्टिस से एक्सेस को सिंप्लीफाई किया जा सके। दिशा की फुल फॉर्म क्या है? डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। इसको 2021 से 26 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका काम क्या है कि जो भी पहले के जस्टिस प्रोग्राम्स थे उनका एक्सेस इस दिशा स्कीम के अंदर मर्ज कर दिया गया है। मतलब सभी जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको एक ही स्कीम दिशा स्कीम के अंदर ला दिया गया है। ये था, आई होप आपको समझ आया होगा नालसा के बारे में पूरा। आज का जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो भी इसी के ऊपर बेसिस है, तो अब आप आई होप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पूरे पूरे एलिजिबल हो गए होंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में देखें, ये एक्ट 2015 में लाया गया था। पार्लियामेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया और पास किया था, और इसने कौन कौन से लॉज को रिप्लेस किया था? जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी लॉ और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 को, इनको रिप्लेस करके लाया गया था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इस एक्ट में ये प्रोविजंस दिए गए हैं कि जो ऐसे जुवेनाइल्स हैं जिनकी एज है 16 to 18 ईयर्स, उनको एडल्ट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, उनका ट्रायल किया जाएगा जब भी वो किसी हीनस क्राइम में इन्वॉल्व पाए जाएंगे। इस एक्ट में अडॉप्शन के प्रोविजंस भी दिए गए हैं। इस एक्ट ने हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और गार्जियन ऑफ द वार्ड एक्ट 1890 इन दोनों को भी रिप्लेस किया, और एक ये जो अडॉप्शन लॉ था उसको मोर यूनिवर्सल बना दिया। इस एक्ट में अडॉप्शन प्रोसेस को स्मूथ बनाने की बात की गई है। जो भी ऑर्फन्स हैं, सरेंडर्ड या फिर अबंडेंट बच्चे हैं,
उनका अडॉप्शन ईजी बनाने की बात इसमें कही गई है और अडॉप्शन रिलेटेड मैटर्स के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। वो सभी अडॉप्शन रिलेटेड मैटर्स को देखेगी। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी या फिर कोई वॉलंटरी या फिर कोई एनजीओ जिसको चलाएगा, उसका भी इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब जिस दिन से वो बने उसके विद इन 6 मंथ्स उसको अपना रजिस्ट्रेशन इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर करवाना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब कुछ इसमें अमेंडमेंट किए गए थे 2021 में। क्या अमेंडमेंट किए गए थे? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया गया। जो भी कोई ऑफेंस चिल्ड्रन के साथ किए जाएंगे जिनको जे एक्ट के अंडर रजिस्टर किया जाएगा, जिसमें कि जो जेल की सजा है, इम्प्रिजनमेंट है, वो 3 से 7 साल के बीच में होगी, उनको नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया है। एडॉप्शन की प्रोसेस में क्या चेंज किया गया है? प्रोटेक्शन दिया गया है बच्चों को, अडॉप्टेड बच्चों को। काफ़ी सारे अडॉप्शन केसेस कोर्ट के पास पेंडिंग रहते थे और इन्हीं प्रोसीडिंग्स को फास्ट करने के लिए ये जो पावर है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो अडॉप्शन ऑर्डर्स को इशू करेंगे। क्या कंसर्न एसोसिएटेड है इस जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट से? ये जो अमेंडमेंट है इसका सेक्शन 86 ये सबसे बड़े चैलेंज में है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो 3 से 7 साल के बीच में पनिशमेंट जिनको मिलेगी उनके ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया है। विक्टिम्स जो हैं वो खुद तो डायरेक्टली रिपोर्ट करने जाते नहीं हैं पुलिस स्टेशंस में। मेनली जो रिपोर्टिंग है वो या तो पेरेंट्स करते हैं या फिर चाइल्ड राइट बॉडीज़ करती हैं या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ करती हैं। पेरेंट्स जो हैं इन चिल्ड्रन के वो मेनली डेली वेज लेबरर्स होते हैं। वो पहली बात तो अनअवेयर होते हैं कि कैसे लीगल प्रोसेस उन्हें अडॉप्ट करनी है और वो उनको पता ही नहीं चलता कि क्या प्रोसीजर उनको अडॉप्ट करना है और ना ही वे लीगल प्रोसेसेस में एंगेज होना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम उनका इसमें लग जाएगा और जिसकी वजह से उनका वेजिस का लॉस होगा। चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ की बात करें तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ का मतलब क्या है? उनका काम मेनली ये होता है कि बातचीत से एक सेटलमेंट करवाना। तो वो भी मैटर को पुलिस तक नहीं लेके जाना चाहती। वो चाहती हैं कि दोनों पार्टीज आपस में बातचीत कर ले और एक सेटलमेंट बन जाए। और इन क्राइम्स को नॉन कॉग्निजेबल बनाने से क्या होगा कि बाकी सारे जो अदर सीरियस क्राइम्स हैं उनकी रिपोर्टिंग भी पुलिस के पास जानी कम हो जाएगी। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल मैं जो इतनी देर से बोल रही हूँ इनका मतलब क्या है? कॉग्निजेबल कौन से ऑफेंस होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल कौन से होते हैं? ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये प्रोवाइड करवाता है कि कैसी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाएंगी उस पर्सन के अगेंस्ट जो कि किसी ऑफेंस में कमिटेड पाया जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हो जाएंगे? ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पुलिस ऑफिसर को अगर किसी का अरेस्ट करना है तो वो बिना वारंट के कर सकता है और अगर कहीं इन्वेस्टिगेशन करनी है तो बिना कोर्ट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। ऐसे ऑफेंसेस को क्या कहा जाता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस काफ़ी सीरियस होते हैं नेचर में, जैसे कि मर्डर केसेस, रेप केसेस, किडनैपिंग, थेफ्ट, डॉरी, डेथ, इस टाइप के केसेस काफ़ी सीरियस नेचर के होते हैं, हीनस होते हैं। इनको कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है और कॉग्निजेबल क्राइम्स के मैटर्स में ही केवल एफआईआर रजिस्टर की जाती है। आपको ध्यान रखना है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनको आईपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अंडर लिस्ट किया गया है और इनमें बेल मिल सकती है, बेलेबल होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस बिना वारंट के एक्यूज को अरेस्ट नहीं कर सकती, ना ही बिना कोर्ट के ऑर्डर्स के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। एक क्रिमिनल कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए, तभी कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। कौन कौन से क्राइम्स आ जाते हैं नॉन कॉग्निजेबल में? चीटिंग का, डिफेमेशन का, पब्लिक न्यूइसेंस का, ये सभी जो थोड़े से कम हीनस क्राइम्स हैं ये आ जाते हैं नॉन कॉग्निजेबल क्राइम्स में। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने इजी वे में बताने की कोशिश की है। नहीं समझ आए, कुछ कन्फ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कन्फ्यूजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है?
हमने 2-3 दिन पहले भी ये कवर किया था आर्टिकल कि इंडिया ने पाकिस्तान को बुलाया है सो दैट इंडस वाटर ट्रीटी पे बात की जा सके और इसको मॉडिफाई किया जा सके। तो ये बात काफ़ी चर्चा में थी कि इंडिया ने क्यों इस 63 ईयर ओल्ड ट्रीटी को चेंज करने की बात कही है। क्या पाकिस्तान कंसर्न दिखा रहा है किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, जो कि कश्मीर में है? क्योंकि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अप्रोच किया था और इंडिया का कहना था कि हमारे पास वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक आर्बिट्रेशन सेंटर या फिर आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म ऑलरेडी अवेलेबल है, तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अप्रोच नहीं करना चाहिए था। इसलिए इंडिया की मजबूरी हो जाती है कि पाकिस्तान को बुलाना और इंडस वाटर ट्रीटी पे बातचीत करना। तो इस आर्टिकल में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे हम किशन गंगा और रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, इस आर्टिकल में और कुछ भी नहीं दिया गया है, मैंने पूरा रीड आउट कर लिया है, केवल जो मैं आपको बता रही हूँ यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पढ़ लेते हैं। नहीं, पहले इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडस सिस्टम जो है, रिवर सिस्टम, उसमें कौन कौन सी रिवर्स आती हैं। सबसे पहले आएगी इंडस रिवर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। जो इसका बेसिन है वो मेनली इंडिया और पाकिस्तान के साथ शेयर किया जाता है, थोड़ा थोड़ा शेयर चाइना और अफगानिस्तान के पास भी इसका देखा गया है। इस ट्रीटी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में साइन किया गया था। 3 रिवर्स का वाटर, रावी, सतलुज और ब्यास, ईस्टर्न रिवर्स हैं, उनको इंडिया को एलोकेट कर दिया गया था, जबकि वेस्टर्न रिवर्स का वाटर इंडस, झेलम और चिनाब, इनको पाकिस्तान को एलोकेट किया गया था और इंडिया को एक परमिटेड यूज करने की परमिशन दी गई थी। परमिटेड यूज कहाँ? स्पेसिफाइड डोमेस्टिक यूज या फिर नॉन कंजप्टिव या फिर एग्रीकल्चर यूज इंडिया इनका कर सकता था, वेस्टर्न रिवर्स का। तो इंडिया के पास ये भी राइट था कि वो इन वेस्टर्न रिवर्स पे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लगा सके और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। इसलिए इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। स्पेसिफिक डिजाइन का क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है इन वेस्टर्न रिवर्स पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता था। प्रेजेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो ईस्टर्न रिवर्स के वाटर को यूटिलाइज करने के लिए इंडिया ने कुछ डैम्स बनाए। कौन कौन से डैम्स बनाए? भाखड़ा डैम ऑन सतलुज, पोंग एंड पांडो डैम ऑन ब्यास, थीन या फिर जिसको रंजीत सागर डैम भी कहा जाता है वो बनाया रावी रिवर पे। कुछ और काम भी किए हैं, जैसे ब्यास सतलुज लिंक, माधोपुर ब्यास लिंक, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट। ये सभी प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया ने अपने ईस्टर्न रिवर्स का 95% शेयर जो है वो इजीली यूटिलाइज किया है। अबाउट 2 मिलियन एकड़ फीट का वाटर जो है रावी से, वो पाकिस्तान में अनयूटिलाइज हमारा बह रहा था माधोपुर के नीचे। तो उसको अनयूटिलाइज्ड को यूटिलाइज करने के लिए इंडिया ने कुछ प्रोजेक्ट लाए। कौन कौन से प्रोजेक्ट? शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट लाया, जिससे कि ये जो थाइन डैम है यहाँ पावर हाउस लगाया इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए। इससे जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में पावर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सका। और ये जो वर्क था, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की देखरेख में हो रहा था। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मॉनिटरिंग के अंडर काम कर रही थी। उसके अलावा बनाया उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसको रिवर उज पे बनाया गया। रिवर उज रावी रिवर की ट्राइब्यूटरी है, इसको भी इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए बनाया गया। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट था जिसका टाइम पीरियड था कि ये 6 साल में कंप्लीट हो जाएगा। जब से इसकी शुरुआत हुई थी बनने की, इम्प्लीमेंटेशन की, उससे 6 साल का टाइम इसको बनने में लगना था। अगला बनाया गया एक और उज से नीचे सेकंड रावी ब्यास लिंक। इसका प्रोजेक्ट का प्लान इसलिए बनाया गया कि जो एक्सेस वाटर पाकिस्तान में रावी रिवर के थ्रू फ्लो कर रहा है थीन डैम के बाद भी, उसको हम यूटिलाइज कर पाएं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको भी नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया था। ये जो तीनों प्रोजेक्ट थे, इसकी वजह से जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, इसका पूरा का पूरा वाटर शेयर हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। तो ये था इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं ये जो रेटल और किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिनके ऊपर पाकिस्तान अपने कंसर्न शो कर रहा है, ये क्या है? रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो ये चिनाब रिवर पे बनाया गया रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है।
जो कि जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 133 मीटर टॉल ग्रेविटी डैम बनाया गया है और दो लगातार एडजेसेंट पावर स्टेशन इसमें बनाए गए हैं और दोनों पावर स्टेशंस की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है 850 मेगावाट। बैकग्राउंड देखें तो जून 2013 में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए फाउंडेशन स्टोन रख दिया था, लेकिन पाकिस्तान फ्रीक्वेंटली हमारे ऊपर एलिगेशन लगाता रहा है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करता है। लेकिन जब हमें इसके लिए अप्रूवल मिल गया फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, तब हमने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें एक अराउंड 5300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की और इस प्रोजेक्ट का टाइम था, इसका स्पेन रखा गया था 60 मंथ्स का। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान ने ऑब्लिगेशंस लगाए। पाकिस्तान ने 2013 में ही इस डैम की कंस्ट्रक्शन पे ऑब्जेक्शन उठा दिया था कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करता है, लेकिन अगस्त 2017 में वर्ल्ड बैंक ने हमें इस डैम को कंस्ट्रक्ट करने की परमिशन दे दी थी। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने फिर वर्ल्ड बैंक को नए प्रोटेस्ट के साथ अप्रोच किया, लेकिन क्योंकि हमें तो वर्ल्ड बैंक ने नोट दे दी थी, इसलिए हमारी कंट्री ने, सेंटर ने ये डिसाइड किया कि हम अपना प्रोजेक्ट नहीं रोकेंगे। हमने इसकी कंस्ट्रक्शन चालू रखी। इंडस वाटर ट्रीटी ये जो 1960 में लाई गई थी, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच 9 सालों तक नेगोशिएशन चली थी, उसके बाद साइन की गई थी। और वो भी, इसमें भी बहुत बड़ा रोल था वर्ल्ड बैंक का, जिसने इंडिया और पाकिस्तान के साथ इस ट्रीटी को साइन किया था। इस ट्रीटी में ईस्टर्न रिवर्स का एब्सोल्यूट कंट्रोल इंडिया के पास प्रोवाइड करवाया जाता है, जबकि पाकिस्तान के पास वेस्टर्न रिवर्स का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है, जो कि इंडिया को परमिटेड यूजेस के लिए यूज करने की परमिशन दी गई है। लेकिन वेस्टर्न रिवर्स का पाकिस्तान जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी। जो रावी, ब्यास, सतलुज है, उन तीनों को साथ में ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है। चिनाब, झेलम और इंडस को वेस्टर्न कहा जाता है। बेनिफिट्स क्या थे इसके? इसका बेनिफिट ये था कि इंडिया का जो इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था यूनियन टेरिटरी में 2019 में, जब जम्मू एंड कश्मीर को हमने रीऑर्गेनाइज किया और इसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया, तो हम अपना पूरा का पूरा शेयर वाटर का अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते थे। तो उसमें इसने एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस निभाई। उसके बाद जो चाइना का CPEC था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके डेवलपमेंट को काउंटर करने के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तरीके से देखें तो इस प्रोजेक्ट की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 4000 लोगों को काम मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, और जिसकी वजह से उनकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हुई और इस वजह से इस रीजन का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाया। और क्योंकि पावर ज़्यादा बनेगी एरिया में, तो लोगों को पावर फ्री में भी मिल पाएगी। तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को इसकी वजह से 5300 करोड़ की पावर जो है वो फ्री में मिल पाई। सरप्लस पावर जनरेट होगी तो हमारे ग्रिड का बैलेंस हो पाएगा, पावर ग्रिड का, जिससे पावर सप्लाई की पोजीशन भी इम्प्रूव हो पाएगी। गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो वाटर यूजेज चार्जेस देगा, लेवी देगा उसकी। जब 40 सालों तक ये ऑपरेट करेगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इससे बढ़ जाएगा। चिनाब रिवर पे और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 624 मेगावाट। और पाकुलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भी चिनाब रिवर पे है। इसकी मेन राइट बैंक ट्राइब्यूटरी पे, रिवर मारूसुदार पे। दुलहस्ती पावर स्टेशन है, इसकी कैपेसिटी 390 मेगावाट है, ये भी रिवर चिनाब पे है। सलाल पावर स्टेशन है, इसकी कैपेसिटी 690 मेगावाट है, ये भी चिनाब पे ही है। और किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। इसकी लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर का बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट के 5 किलोमीटर नॉर्थ में। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसमें 37 मीटर लंबा कॉन्क्रीट फेस रॉकफिल डैम लगाया गया है, जो कि एक टनल के थ्रू किशन गंगा रिवर से वाटर को डाइवर्ट करता है, सो दैट कि ये जो पानी है ये झेलम रिवर बेसिन के पावर प्लांट में पहुंच जाए। और इसकी कैपेसिटी है 330 मेगावाट। टाइमलाइन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 2007 में स्टार्ट किया गया था। पाकिस्तान ने तब भी इसमें टांग अड़ाई थी कि ये किशन गंगा रिवर के फ्लो को अफेक्ट करेगा। किशन गंगा रिवर को पाकिस्तान में नीलम रिवर कहा जाता है। फरवरी 2013 में
ये जो हाग का परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसने ये रूलिंग दी थी कि इंडिया जो है वो सारा पानी डाइवर्ट कर सकता है और किशन गंगा रिवर का जो थोड़ा सा अमाउंट है पानी का, वो एनवायरमेंटल फ्लोज के लिए यूज किया जा सकता है। तो मार्च 2018 में इसकी तीनों की तीनों यूनिट्स कमीशन कर दी गई और हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के साथ जोड़ दी गई। आई होप आपको समझ आया होगा। इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट है, ये हमने एक दो दिन पहले भी कवर किया है, इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है आरटीआई पोर्टल से। आरटीआई पोर्टल में नए अकाउंट्स पे बैन लगा दिया गया है। यूजर्स को हर बार डाटा फिल करना होगा जब भी वो फॉर्म फिल करेंगे। तो क्या कहा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट ने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पे नए अकाउंट्स की क्रिएशन को बंद कर दिया है और जिनके अकाउंट्स डिलीट हो गए हैं उनको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हर टाइम फिल करनी होगी जब भी उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है उसने क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन डिलीट कर दिया है, क्योंकि क्या कहा गया है कि पोर्टल पे काफ़ी हैवी लोड होता था, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखा जाता था। इस वजह से जो एग्जिस्टिंग यूज़र अकाउंट्स हैं वो 6 मंथ्स के अंदर वो भी डिलीट कर दिए जाएंगे, ऐसा पोर्टल में एक मैसेज में वार्न करते हुए कहा गया है। सिटीजन्स को अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फाइल करनी है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में, सिटीजन्स जो हैं जिनका अकाउंट है वो अपनी आरटीआई एप्लीकेशन अपना नेम एंटर करके नेम एंटर किए बिना, पोस्टल एड्रेस के बिना, मोबाइल नंबर के बिना और ईमेल एड्रेस के बिना भी फाइल कर सकते हैं विद सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये जो रिमूव किए गए हैं न्यू अकाउंट का ऑप्शन, ये क्यों किया गया है? क्योंकि साइट पे बहुत ज़्यादा हैवी लोड या फिर ट्रैफिक रहता था और पोर्टल जो है वो स्मूथली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था ड्यू टू अ नंबर ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट जो है वो सक्सीड नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनका रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ रहा था और टीआई ऑनलाइन पोर्टल का सर्वर लोड भी कम हो रहा था। इसलिए नया ये जो ऑप्शन है कि नया अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, ऐसे ऑप्शन को हटा के ये जो ट्रैफिक है इसकी प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा करने के पीछे कोई भी ना ही सर्कुलर जारी किया गया है, ना ही कोई इंटरनल ऑर्डर आया है, डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन खुद लिया है। तो इसमें इस आर्टिकल में दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक तो आरटीआई एक्ट के बारे में और दूसरा एनआईसी के बारे में, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में। दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। ये सिटीजन्स के राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में रूल्स और प्रोसीजर्स की बात करता है। इसने जो 2002 का एक्ट था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, उसको रिप्लेस किया था और इस एक्ट को इसलिए लाया गया था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको फंडामेंटल राइट को कंसोलिडेट किया जा सके। क्योंकि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आता है आर्टिकल 19 के अंडर, इसलिए ये एक इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट हो जाता है। देखो डायरेक्ट तो है नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन किसी आर्टिकल में डायरेक्टली तो मेंशन है नहीं, लेकिन ये आर्टिकल 19 का एक तरह से इम्प्लिसिट पार्ट हो जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, इसलिए एक इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट हो जाता है। की प्रोविजंस की बात करें तो आरटीआई एक्ट का सेक्शन 4 जो है वो पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा सुओ मोटो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की बात करता है। मतलब हर पब्लिक अथॉरिटी को अपने आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए। सेक्शन 8 का 1 पार्ट है, वो क्या कहता है कि आरटीआई एक्ट के अंडर जो भी एग्जेम्पशन रखे गए हैं, जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी वो मेंशन करवाता है। सेक्शन 8 का पार्ट 2 जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के अंडर जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है डिस्क्लोज करने से, उसके डिस्क्लोजर की बात करता है कि अगर कहीं पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की, तो आपको उस इंफॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इस लॉ का जेनेसिस कहाँ से होता है? जब आरटीआई एक्ट के सीड्स सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, जब ये कहा गया कि इस कंट्री के लोगों को हर पब्लिक एक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और पब्लिक फंक्शनरीज क्या कर रहे हैं वो सब चीज़ें पब्लिक को पता होनी चाहिए। ये उनका राइट है जानना, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच से निकल कर आता है। तो
काफ़ी बार आरटीआई एक्ट की डिमांड देखी गई हमारी कंट्री में। 12 स्टेट्स ऐसी भी थी जिन्होंने अपने खुद के ट्रांसपेरेंसी लॉज बनाए थे, जब तक कि 2005 में एक आरटीआई एक्ट नहीं लाया गया था। आरटीआई एक्ट से पहले जो कोर्ट था उसने वोटर्स का ये राइट एडवोकेट किया था कि वोटर्स को ये राइट है कि जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी क्रिमिनल पास्ट कैंडिडेट के पता होने चाहिए, और ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बेसिक और फंडामेंटल चीज़ हो जाती है डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ से आरटीआई एक्ट का मेन जेनेसिस निकल कर आता है। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो 2005 से लेके आरटीआई एक्ट को फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया। सेंटर ने जो भी अमेंडमेंट पास किए पार्लियामेंट ने, वहाँ ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रूल बना सकती है, टेन्योर डिसाइड कर सकती है, सैलरी डिसाइड कर सकती है, और जो कमिश्नर्स होंगे आरटीआई कमिश्नर्स, उनके टर्म्स ऑफ सर्विस भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। जब से जे&के का आरटीआई एक्ट रिपील किया गया है, जब से आर्टिकल 370 रिपील किया गया है, तब से आरटीआई एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होने लग गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी आरटीआई के लिए ओपन कर दिया गया है। हमें फिर भी एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आरटीआई मैकेनिज्म की ज़रूरत है। वो ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारा आइडियल क्या कहता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो लोगों की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि पब्लिक कंसर्न के जो भी मैटर्स हैं उन पे लोगों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन का फ्री फ्लो होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट काम करती है, कैसे पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के अंदर लोगों की अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी। ओपन गवर्नेंस का भी एक कंडीशन होनी चाहिए जो कि डेमोक्रेसी के फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद अरविंद बोबड़े, उन्होंने कहा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए एक फिल्टर लगाने की ज़रूरत है, सो दैट इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का कोई एब्यूज़ ना किया जाए। सालों से ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी आरटीआई की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत के ऊपर, और क्योंकि इसका काफ़ी ओवर यूज़ किया जाता है उसको भी ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है। क्रिटिसिज्म की बात करें तो डिनाइल ऑफ इंफॉर्मेशन देखा गया है कई बार। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो हैं वो पब्लिक को राइटफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है एक्ट का? प्रोएक्टिव और वॉलंटरी डिसेमिनेशन होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, लेकिन कुछ ही ऐसी सेंट्रल और स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पब्लिक को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जो एनजीओज आते हैं आरटीआई के अंडर, वो भी आरटीआई एक्ट के अंडर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि एनजीओज भी आरटीआई एक्ट के परव्यू से बाहर नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि वो जो एनजीओ है उसको गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है या नहीं? अगर कोई एनजीओ या फिर बॉडी गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है तो ये डिटरमाइन किया जाएगा कि हर केस का अलग अलग फैक्ट क्या है। तो सेवरल एनजीओज जो हैं वो पब्लिक का मनी यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक का मनी ले रहे हैं, इसलिए वो आरटीआई एक्ट के अंडर नहीं कवर होते हैं। ये इसका एक क्रिटिसिज्म कहा गया है। रिप्लाई जो आता है आरटीआई का वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 60 to 70 लाख आरटीआई एप्लीकेशंस हर साल फाइल की जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बनाना चाहते जहाँ 75% हमारा स्टाफ जो है पब्लिक अथॉरिटीज़ का वो अपना 75% टाइम इन्हीं एप्लीकेशंस की कलेक्शन और फर्निशिंग में लगा दे। अपनी रेगुलर ड्यूटीज़ करने की बजाय इन्हीं चीज़ों में टाइम लगाए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। पर्सनल एंड पब्लिक की बात करें तो काफ़ी सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन देने से मना कर देती हैं। और एक और प्रॉब्लम क्या देखी गई है कि स्टेट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की जो पोजीशन है वो काफ़ी वैकेंट रहती है, जिसकी वजह से भी ये प्रोसेस जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन वाली काफ़ी स्लो हो जाती है। ये सभी इसके क्रिटिसिज्म थे। आई होप आपको समझ आया होगा। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी।
आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एनआईसी के बारे में देख लेते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसको 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय नारासिम्हा शेषागिरी अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन ऑफ इंडिया। देखो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन ऑफ इंडिया। और बाद में इसको प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर मूव कर दिया गया। फिर बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ला दिया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेक्नोलॉजी पार्टनर है। और जब 1990s में आईटी आया हमारी कंट्री में, तो उस टाइम पे एनआईसी ने इंडियन गवर्नमेंट की काफ़ी हेल्प की, सो दैट ई गवर्नेंस को मासेस तक पहुंचाया जा सके। एनआईसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस लाना। इसका काम मैंडेट क्या है कि गवर्नमेंट के लिए आईटी सिस्टम्स को डिज़ाइन और डेवलप करना और गवर्नमेंट को आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना। ये गवर्नमेंट के लिए एक एडवाइजरी यूनिट की तरह भी काम करता है कि कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और कैसे हम साइबर रेजिलियंस को बढ़ा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में सर्विसेज में क्या क्या आते हैं? गवर्नमेंट के लोकल एरिया नेटवर्क, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ईमेल एंड मैसेजिंग, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, वेबकास्ट, डोमेन रजिस्ट्रेशन, नेशनल क्लाउड कमांड एंड कंट्रोल, निकनेट, डाटा सेंटर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सभी एनआईसी के सर्विसेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। एनआईसी का नेटवर्क जो है निकनेट, इसका काम क्या है कि वेरियस जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं इनके बीच में इंस्टीट्यूशनल लिंक ये प्रोवाइड करवाता है। एनआईसी जो है वो ई गवर्नमेंट एप्लीकेशंस को कंस्ट्रक्ट करने वाला प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है और ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क को भी मैनेज करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछा जाए। डिमेंशिया डिजीज़ के बारे में बात की गई है। ये डिजीज़ क्या है, इसका नेचर क्या है, कैसे ये प्रोग्रेस करती है और कैसे जो इससे अफेक्टेड हैं उन लोगों की हेल्प की जा सकती है। तो एक 2020 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 5 मिलियन पीपल जो हैं वो डिमेंशिया के साथ जी रहे हैं। इसलिए इस ब्रेन इलनेस के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की हमें ज़रूरत है और क्या लोग इसको प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं वो भी उनको समझाने की ज़रूरत है। देख लेते हैं पूरा क्या इशू है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा। डिमेंशिया जो है वो एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जो कि काफ़ी सारी डिजीज़ की वजह से हो सकता है या फिर ब्रेन में कोई इंजरी हो जाए उसकी वजह से भी हो सकता है। मैंने आपको बताया 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 5 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि डिमेंशिया के साथ जी रहे हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है डिमेंशिया का? अल्जीमर डिजीज, जो कि 70% डिमेंशिया डायग्नोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके? एब्सेंट माइंडेडनेस, डिफ़िकल्टी मतलब नाम और वर्ड्स को याद करने में डिफ़िकल्टी आना, नई इन्फॉर्मेशन को याद रखने में डिफ़िकल्टी आना, अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उनमें मन ना लगना और सोशल एंगेजमेंट कम हो जाना, ये सभी इसके सिम्टम्स हैं। एक टिपिकल सिम्टम ये भी है कि जो भी आपकी नॉर्मल विजुअल आईसाइट तो एकदम ठीक है, कलर विजन भी ठीक है, लेकिन विजुअली प्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत आना और कई बार वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज भी ऐसे लोगों में देखी गई हैं। जैसे जैसे ये डिजीज बढ़ती है मेमोरी लॉस काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, कॉग्निटिव स्किल्स का लॉस देखा जा सकता है, जैसे वोकेबलरी कम हो जाती है और बोलने में भी स्पीच पैटर्न्स भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं इसमें और सोशल स्किल्स में भी कमी आ सकती है। साइकोटिक फिनोमिना भी इसमें देखा जा सकता है। जो एडवांस डिजीज हो जाएगी मतलब किसी के अंदर अगर एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो क्या होगा? मोनोसाइलेबिक स्पीच। मोनोसाइलेबिक स्पीच मतलब एक ही टाइप के एक ही पैटर्न पे वो इंसान बात करेगा। साइकोटिक सिम्टम्स, बिहेवियरल डिस्टरबेंस मतलब डिस्टर्ब आपको दिखाई देगा, चिड़चिड़ा सा। लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बॉल कंट्रोल मतलब इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी दिखाई देंगी और मोबिलिटी भी कम हो जाएगी। डिमेंशिया को इवेल्युएट कैसे किया जाए? डॉक्टर्स जो हैं वो डिमेंशिया को क्लिनिकल ग्राउंड्स पे न्यूरो इमेजिंग और न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा डायग्नोस करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि उस जो भी पर्सन है उसकी
इंडिविजुअल की कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री ऑब्टेन करना किसी भी रिलायबल पर्सन से, और ऐसा करने में केवल एक इंसान नहीं बल्कि आपको काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करनी होगी, क्योंकि एक इंसान एक दूसरे इंसान को प्रॉपर वे से डिफाइन नहीं कर सकता है, इसलिए एक से ज़्यादा इंफॉर्मेंट यहाँ यूज़ किए जाएंगे। डिमेंशिया जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, काफ़ी सालों तक धीरे धीरे प्रोग्रेस करता हुआ जाता है, और लास्ट में अल्जीमर्स डिमेंशिया में कन्वर्ट हो सकता है। जो डिमेंशिया एकदम रैपिडली प्रोग्रेस करता है वो प्रायन डिजीज की वजह से हो सकता है। इसलिए यूजफुल हो जाएगा ये डिटरमाइन करना कि मतलब इंडिविजुअल जो है वो सही कब था, जबकि इसके सिम्टम्स कब शो होने स्टार्ट हुए। जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उनको नॉर्मल एजिंग लगता है कि ये सब जो हो रहा है वो नॉर्मल एजिंग की वजह से हो रहा है। अर्ली सिम्टम्स लोगों को ऐसे लगते हैं जैसे एज जैसे बढ़ रही है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन डिमेंशिया जो है वो कॉग्निशन को अफेक्ट करता है। इसलिए डिमेंशिया को इवेल्युएट करने के लिए कॉग्निटिव असेसमेंट किया जाता है, कुछ न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, और सीवियरिटी इसकी माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है या फिर सीवियर हो सकती है। ये उस एग्जामिनेशन के स्कोर से पता चलता है। आज के टाइम पे बात करें तो कोई भी जेनेटिक या बायोमार्कर टेस्ट जो है वो डिमेंशिया को डायग्नोस नहीं कर सकता। कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है डिमेंशिया को? डब्ल्यूएचओ ने इसको अल्जीमर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ आइडियाज दिए हैं, जैसे कि अगर हम इन एनालिसिस को ऑब्जर्व करके अप्लाई करें तो इस डिजीज को अगर 1 साल के लिए हम डिले कर देते हैं तो इसका प्रेवलेंस 11% तक हम कम कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 लार्ज स्टडीज जो कि 1996 और 2009 में की गई, उसमें ये पाया गया कि जिनको अपनी मिड लाइफ में, मतलब लाइफ के मिडल जो ईयर्स होते हैं उनमें हाइपरटेंशन रहती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उनको लेटर लाइफ में डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है। जो स्मोकर्स हैं, ज़्यादा स्मोक करते हैं, उनके अंदर डिमेंशिया का 50% रिस्क ज़्यादा हो जाता है उनसे जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में स्मोक नहीं किया है। रेगुलर एक्सरसाइज करना डिमेंशिया से या फिर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ रिस्क से, इन सभी से बचाव करता है, नए सेल्स को बनाता है हिपोकैम्पस में, और हमारी लाइफ में लेट लाइफ में डिप्रेशन का और ये स्पोरेडिक डिमेंशिया का भी एक लिंक पाया गया है। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनको डिमेंशिया इजीली हो सकता है, इसलिए जिनको डिप्रेशन है उनके लाइफ में डिमेंशिया डेवलप करने का रिस्क ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ट्रीट कैसे किया जाए? 4 पिलर्स हैं डिमेंशिया केयर में। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट 2 जो हैं वो इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं डिजीज़ को मैनेज करने के लिए। इनका काम क्या है कि इसके इफ़ेक्ट्स को या तो रिवर्स किया जाए या फिर इसके प्रोग्रेशन को डिले किया जाए, मतलब ये बढ़े नहीं, वहीं रुक जाए, उसको डिले कर दिया जाए कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो उस पर्सन के अंदर, उस इंडिविजुअल के अंदर इंक्रीज़ ना हो, और उसकी कॉग्निटिव, न्यूरोसाइकियाट्रिक और फंक्शनल सिम्टम्स को मैनेज करना। जो बाकी के 2 पिलर्स हैं उसमें क्या है? सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करवाना एक सिस्टमैटिक तरीके से, एविडेंस बेस्ड तरीके से। तो एक आइडियल टीम में कौन कौन आ जाएगा? एक सिंपल पर्सन नहीं, एक आइडियल केयर टीम चाहिए। उसमें आएगा एक साइकियाट्रिस्ट, ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल थेरेपिस्ट, नर्स, साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर। ये सभी मिलके एक आइडियल केयर टीम बनाएंगे जिससे डिमेंशिया को ट्रीट किया जा सकता है। डिमेंशिया में कुछ बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। इंसान अपने आप में कुछ भी करने के लिए अपने आप को पर्याप्त नहीं समझता। जो उसकी केयर कर रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। नर्सिंग केयर की ज़्यादा अर्ली ज़रूरत उस इंसान को पड़ने लग जाती है, और वो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस चाहते हैं। न्यूरोसाइकियाट्रिक सिम्टम्स जो हैं उसमें अरोमा थेरेपी, फिजिकल थेरेपी या फिर म्यूजिक थेरेपी काफ़ी काम करती है। ये थेरेपीज़ हैं जो कि इंसान को रिलैक्स प्रोवाइड करवाती है। फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करें तो 2013 के फिंगर ट्रायल के अकॉर्डिंग जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक अल्ट्रा हाई रिस्क पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया था डिमेंशिया के लिए, और उनका ट्रायल किया, काफ़ी उनके अंदर कुछ चेंजेस किए, न्यूट्रिशन उनका चेंज किया, फिजिकल एक्टिविटी चेंज की, एजुकेशन, कॉग्निटिव ट्रेनिंग सब कुछ चेंज करके देखा। तो उस इंटरवेंशन की वजह से उस ग्रुप का कॉग्निटिव
आउटकम 25 से 150% इम्प्रूव हो गया एज कम्पेयर टू दोज जिनको केवल हेल्थ एडवाइस दी गई। मतलब एक ग्रुप को तो केवल हेल्थ एडवाइस दी, एक को न्यूट्रिशन में चेंज किया, फिजिकल एक्टिविटीज चेंज करवाई, एजुकेशन, कॉग्निटिव ट्रेनिंग सब कुछ चेंज किया, तो उसमें 25 से 150% इम्प्रूवमेंट ज़्यादा देखी गई। फ्यूचर स्टडीज़ का ये एम है कि ऐसा ही इंटरवेंशन सभी लोगों तक प्रोवाइड किया जा सके सो दैट डिमेंशिया के आने से पहले ही उसको ट्रीट किया जा सके। और लार्ज गेन्स जो हमने ये कंट्रोल करके लिए हैं उसको बरकरार रखना ज़रूरी है सो दैट ये जो डिमेंशिया का ग्लोबल बर्डन है उसको हम कम कर सकें। हमें एक कल्चरल ट्रांजिशन की भी ज़रूरत है सो दैट डिमेंशिया से हम ब्रेन हेल्थ की तरफ मूव कर पाएँ और ये जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है उसको डीस्टिग्माटाइज कर पाएँ, लोगों को एम्पावर कर पाएँ कि वो इसके प्रिवेंशन के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें और सोसाइटी को एनकरेज कर पाएँ कि वो इंक्लूसिव सॉल्यूशंस लाए सो दैट फंक्शनल इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया जा सके। आर्टिकल था, बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इम्पॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए। ये जो डिमेंशिया डिजीज़ है ये अल्जीमर डिजीज़ का एक एडवांस्ड स्टेज कही जा सकती है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में भी, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि टोबैको प्रोडक्ट्स का टैक्स ट्रीटमेंट रिविजिट करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे ये आर्टिकल भी, तो आपको अच्छे से समझना है। क्या कहा गया है कि एडम स्मिथ जो है उन्होंने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में ये आर्गू किया था कि ऐसी कमोडिटीज़ जैसे शुगर, रम और टोबैको ये हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम की जाती हैं और इसलिए टैक्सेशन के लिए काफ़ी गुड कैंडिडेट्स हो जाते हैं। मतलब इनके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। इंडिया में टोबैको टैक्सेस को जीएसटी के साथ साथ इंक्रीज नहीं किया गया और इन प्रोडक्ट्स को काफ़ी अफोर्डेबल रखा गया है। 2017 में जो टोबैको यूज़ की वजह से और स्मोक एक्सपोजर की वजह से जो इकोनॉमिक बर्डन आया, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस आए, वो थे 2340 बिलियन, मतलब हमारे जीडीपी का 1.4%। और इंडिया ने जो टैक्स रेवेन्यू एंड टोबैको से कमाया वो कितना था 537.5 बिलियन। मतलब आप देख सकते हैं कहाँ 2340 बिलियन और रेवेन्यू अर्न किया 537.5 बिलियन। मतलब हमारी गवर्नमेंट का गोल तो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनाने का, लेकिन जो टोबैको की इतनी इजी इंक्रीजिंग अफोर्डेबिलिटी हमारी गवर्नमेंट ने रखी है वो हमारी जीडीपी ग्रोथ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। और टोबैको यूज़ की वजह से इंडिया में हर दिन नियरली 3500 लोगों की डेथ हो रही है, जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन कैपिटल भी इम्पैक्ट होता है और हमारी जीडीपी ग्रोथ भी नेगेटिव वे में इम्पैक्ट होती है। जो टैक्स सिस्टम के साथ क्या इशू है, जो करंट जीएसटी सिस्टम है टोबैको टैक्सेशन के लिए, वो इसके रेगुलेटिंग कंजप्शन में काफ़ी सारे हिंडरिंग एफर्ट्स प्रोवाइड करवा रहा है। एक इशू क्या हो जाता है एड वेलोरम टैक्सेस का ओवर यूज। एड वेलोरम टैक्सेस कौन से होते हैं जिनके ऊपर उन्हीं के प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग मतलब जो वैल्यू है ट्रांजैक्शन की उसके अमाउंट के बेसिस पे टैक्स लगाया जाता है। इनको टिपिकली जो है ट्रांजैक्शन के टाइम पे इम्पोज किया जाता है, जैसे कि सेल टैक्स या फिर वैल्यू एडिड टैक्स के केसेस में। जो एड वेलोरम टैक्स है इसको एनुअली भी इम्पोज किया जा सकता है, जैसे रियल या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है, या फिर इनको अदर सिग्निफिकेंट इवेंट के टाइम पे भी इम्पोज किया जा सकता है। कुछ कंट्रीज में स्टैम्प ड्यूटी को भी एड वेलोरम टैक्स की साथ इम्पोज किया जाता है। तो एड वेलोरम टैक्स की कैटेगरी में इसको रखना, उसका ओवर यूज एक बहुत बड़ा इशू है जो कि इसके कंजप्शन को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि कोई स्पेसिफिक या फिर मिक्स टैक्स सिस्टम रखती है हार्मफुल प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन हमारा जो जीएसटी सिस्टम है इंडिया का वो एड वेलोरम टैक्सेस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, रिलाई करता है एज कम्पेयर टू प्री जीएसटी सिस्टम जो कि केवल स्पेसिफिक एक्साइज टैक्सेस रखता था। काफ़ी कंट्रीज जीएसटी के साथ साथ वैल्यू एडिड टैक्स रखती हैं और टोबैको प्रोडक्ट्स पे एक एक्साइज टैक्स लगाती हैं, लेकिन इंडिया में जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का शेयर है टोटल टोबैको टैक्सेस का वो घटा है। मतलब प्री जीएसटी
एरा जो था उससे कंपेयर करें तो पोस्ट जीएसटी एरा में ये जो टैक्स है वो कम हुआ है। सिगरेट्स पे पहले 54 था, बाद में 8% हो गया। बीडीज पे 17% था, 1% हो गया। स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स पे 59% था, बाद में हो गया 11%। तो इस कंपनसेशन सेस का एक बड़ा पार्ट जो है वो नेशनल कैलामिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी में जा रहा है। अगर स्पेसिफिक टैक्स को रेगुलरली रिवाइज ना किया जाए इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग काफ़ी ज़रूरी हो जाती है किसी भी टैक्स पे और स्पेशली टोबैको प्रोडक्ट्स पे। टोबैको प्रोडक्ट्स के बीच में टैक्सेशन की एक लार्ज डिस्क्रिपेंसी देखी जा सकती है। काफ़ी डिफरेंस देखा जा सकता है। जैसे सिगरेट केवल टोबैको यूजर्स 15% यूज करते हैं, लेकिन मेनली जो टोबैको टैक्स है वो सिगरेट से ही आता है 80% से ज़्यादा। बीडीज और स्मोकलेस टोबैको के ऊपर काफ़ी कम टैक्सेस लगाए गए हैं, जिससे उनके कंजप्शन एनकरेज होता है। मतलब लोग ज़्यादा पिएंगे, अगर आप कम टैक्स लगाएंगे, कोई चीज़ सस्ती मिलेगी तो लोग उसके कंजप्शन को एनहांस करेंगे। टैक्सेस को सभी टोबैको प्रोडक्ट्स पे कंसिस्टेंट रखने की ज़रूरत है। मतलब चाहे बीड़ी हो, चाहे स्मोकलेस टोबैको हो, चाहे सिगरेट हो, सभी पे एक कंसिस्टेंट टैक्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी कोई भी प्रोडक्ट किसी से कम या ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, सभी बराबर हार्मफुल है। मेन प्रिंसिपल क्या है टोबैको टैक्सेशन के पीछे, कि हमें पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। बीड़ी केवल ऐसा टोबैको प्रोडक्ट नहीं है जिसको बिना कंपनसेशन सेस के रखा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो बीडीज पे सेस नहीं लगाया जा रहा है, इसके पीछे कोई भी पब्लिक हेल्थ रेशनल नहीं है। ये करंटली जो 6 टियर टैक्स स्ट्रक्चर हमारे यहाँ सिगरेट्स के लिए रखा गया है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और सिगरेट कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा देता है कि वो इन टैक्सेस को लीगली मैनिपुलेट कर लें और टैक्स देने से बच जाएं। इसलिए या तो इस टीयर सिस्टम को हमें एलिमिनेट करना होगा, या फिर इसे 2 टीयर्स में हमें रिड्यूस करना होगा, जिसको टाइम के साथ साथ फिर हमें सिंगल टीयर में लाना होगा। जो जीएसटी रेट्स हैं स्मोकलेस टोबैको में, जैसे कि टोबैको लीव्स, टेंडू लीव्स, बेटल लीव्स, एरेका नट्स, इन पे या तो 0 टैक्स लग रहा है या फिर 5 to 8% जीएसटी लग रहा है। लेकिन सभी प्रोडक्ट्स को 28% वाले जीएसटी स्लैब के अंदर लाने की ज़रूरत हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, पब्लिक हेल्थ मैसेज जाएगा, राइट, कि सभी टोबैको प्रोडक्ट्स हेल्थ के लिए बुरे हैं और इनके कंजप्शन को हमें डिस्करेज करना है। स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया में, उनको इनइफेक्टिवली टैक्स किया जाता है क्योंकि उनका स्मॉल रिटेल पैक साइज होता है। इसकी वजह से उनका प्राइस भी कम होता है, और इसी रिटेल प्राइस को बढ़ाने के लिए मैंडेटरी स्टैंडर्डाइज पैकिंग को यूज़ किया जाना चाहिए सभी स्मोकलेस टोबैको पाउचेस के लिए, सो दैट उनके ऊपर हेल्थ वार्निंग्स भी इजीली हम लगा पाएंगे। जीएसटी अभी फ़िलहाल क्या कर रहा है, जो भी 40 लाख एनुअल टर्नओवर से कम के बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, वहाँ से जीएसटी हटाया हुआ है। मतलब जीएसटी से उनको एग्जेम्प्ट रखा है। काफ़ी सारे जो टोबैको और बीड़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, और जिसकी वजह से टैक्स बेस हमारा कम हो जाता है। टैक्स बेस क्या होता है कि कितने ज़्यादा लोग टैक्स भरने वाली कैटेगरी में आते हैं, तो टैक्स बेस कम हो जाता है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं ये। और इन एग्जेम्पशंस का इंटेंशन क्या होता है कि हमारा इंटेंशन है स्मॉल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना, लेकिन पब्लिक हेल्थ को हम अगर मोटे तौर पे देखें तो इन प्रोडक्ट्स पे, इन बिजनेसेस पे, ये टोबैको प्रोडक्ट्स वाले बिजनेसेस पे ये एग्जेम्पशन लागू नहीं होना चाहिए। इसलिए इनके ऊपर भी कंडीशंस लगाई जानी चाहिए, सो दैट जो टोबैको बिजनेसेस हैं उनको इससे कोई बेनिफिट ना हो। जीएसटी से पहले टोबैको को टैक्स करना स्टेट की ड्यूटी थी, स्टेट गवर्नमेंट करती थी, जिससे उसका रेवेन्यू बढ़ता था और उसका कंजप्शन भी रेगुलेट रहता था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोबैको प्रोडक्ट्स पे 65% वैट लगाया जाता था, लेकिन जीएसटी के बाद स्टेट्स की पावर छीन ली गई। स्टेट्स टोबैको पे टैक्स नहीं बढ़ा सकती, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू भी कम हो गया और उसकी कंजप्शन भी रेगुलेट नहीं की जा पा रही है। इसलिए जबकि एक यूनिफॉर्म टैक्स हमारी कंट्री के लिए गुड है,
लेकिन उसको नेशनल लेवल पे टाइम टू टाइम अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो वो पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा बन सकता है। मोस्टली कंट्री जो है वो रेगुलरली टैक्स को इंक्रीज करती हैं टोबैको प्रोडक्ट्स पे, सो दैट उनको लेस अफोर्डेबल बनाया जा सके। लेकिन इंडिया में इन टोबैको प्रोडक्ट्स पे काफ़ी सालों से कोई टैक्स में इंक्रीज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बल्कि टोबैको यूज़ हम अगर देखें 10 साल के एरा में तो 17% रिडक्शन उसमें देखा गया है। जीएसटी काउंसिल और यूनियन बजट में भी मतलब टैक्सेस को बढ़ाने की बात की जानी चाहिए टोबैको प्रोडक्ट्स पे, इंक्लूडिंग बीड़ी, सिगरेट और स्मोकलेस टोबैको। ये पूरा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सेस के बारे में देख लेते हैं, टैक्स बेस के बारे में देख लेते हैं। टोबैको कल्टीवेशन के बारे में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे ज़्यादा। टोबैको कल्टीवेशन, टोबैको जिसका नाम क्या होता है, निकोटियाना टैबेकम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसका ओरिजिन साउथ अमेरिका में माना जाता है। प्रेजेंटली वर्ल्ड प्रोडक्शन इसका 3 मिलियन टन्स ऑफ लीव्स है फ्रॉम 4.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया। क्लाइमेटिक कंडीशंस इसके लिए क्या ऑप्टिमल होती है, टोबैको को काफ़ी वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट्स में ग्रो किया जा सकता है, लेकिन इसे 90 टू 120 डेज का एक फ्रोस्ट फ्री पीरियड चाहिए। मतलब जब धुंध ना हो तो वो पीरियड इसे चाहिए। जब इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है तब से लेके जब तक इसकी लीव्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इसका ऑप्टिमम मीन डेली टेम्परेचर क्या होगा, 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस। ड्राई पीरियड इसे ड्राई पकने के लिए और इसकी लीव्स को हार्वेस्ट करने के लिए चाहिए। एक्सेसिव रेनफॉल अगर होगी तो उसकी वजह से पतली और हल्के वेट की लीव्स इसकी हो जाती हैं। कुछ डेज शॉर्ट डे वेराइटीज़ को एग्जेम्पशन रख के जो टोबैको है वो फ्लावरिंग करता है, फ्लावर्स इसमें देखे जा सकते हैं। ये क्रॉप जो है वो वाटर लॉगिंग से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए इसे वेल एरिएटेड और ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। मतलब अगर पानी कहीं खड़ा रह जाए तो क्रॉप खराब हो जाती है, इसलिए जो सॉइल है वो ड्रेन्ड होनी चाहिए, वेल एरिएटेड, मतलब पानी को सोखने वाली होनी चाहिए। जो पीएच रेंज है सॉइल की वो होनी चाहिए 5 टू 6.5। इस सॉइल सैलिनिटी की वजह से भी इसकी लीव्स की क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है। जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है इसकी वो क्लाइमेट के साथ वेरी होती रहती हैं, और इसकी लेंथ जो है ग्रोइंग पीरियड की वो है 400 टू 600 मिलीमीटर। इंडिया में टोबैको कल्टीवेशन की बात करें तो इंडिया टोबैको प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में सेकंड नंबर पे आता है, चाइना की रैंक आती है फर्स्ट। टोबैको की वजह से फॉरेन एक्सचेंज में हमें 4400 करोड़ एनुअली अर्निंग होती है, और एक्साइज रेवेन्यू में मोर देन 13,000 करोड़ की टोटल कंट्रीब्यूशन इसका हमारी नेशनल इकोनॉमी में अराउंड 18,000 करोड़ का रहता है। इंडिया में टोबैको क्रॉप जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 36 मिलियन पीपल को एंगेज करती है इसके प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट में, जिसमें कि 6 मिलियन फार्मर्स हैं और 5 मिलियन लोग जो हैं वो बीडी रोलिंग और टेंडू लीफ प्लकिंग के काम में इन्वॉल्व हैं। ये क्रॉप जो है वो हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए लाइफलाइन का काम करती है, पर्टिकुलरली रूरल वीमेन, ट्राइबल्स और जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। पूरा आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो हमने आज क्वेश्चन किया था उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसका आंसर। क्वेश्चन क्या था, विद रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. Its objective is to provide free and competent legal services to the weaker section of the society on the basis of equal opportunity। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, हमने पढ़ा ही है ये कि इसका काम क्या है, जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं उनको फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। सेकेंड, इट इशूज गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये नालसा का काम है कि वो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को लीगल प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने की गाइडलाइंस इशू करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 और 2। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ लाइक में कोई कंजूसी ना करें। थैंक यू सो मच।